वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट, जो कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। सॉलिड स्टेट, this is very important chapter, solid state. Basically as we know that state of matter basically three types. हम सभी जानते हैं कि जो state of matter जो होते हैं, state of matter जो होते हैं, ये हमेशा तीन टाइप के होते हैं। एक होता है solid state, एक होता है liquid state और एक होता है gaseous state, है ना। तीन टाइप के स्टेट ऑफ मैटर होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैसियस। लेकिन इस चैप्टर में अपन लिक्विड और गैसियस नहीं पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड स्टेट बेसिकली क्या होता है कि जो सॉलिड स्टेट जो होता है, यह स्टेट ऑफ मैटर का एक फॉर्म होता है जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यानी बने हुए रहते हैं। क्योंकि ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत हेवीली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ना, इनके बीच में जो फोर्स बनता है वो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना हुआ रहता है। क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। आप अगर सोचो कि कोई मैंने सॉलिड लिया, उस सॉलिड को अगर मैं उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं तो मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। ऊपर से ये कॉम्प्रेस भी नहीं होता। अगर आप इसको दबाने की कोशिश करोगे और कॉम्प्रेस करने की कोशिश करो तो ये कॉम्प्रेस भी नहीं होता। ये सॉलिड की एक प्रॉपर्टीज होती है। चलो सॉलिड स्टेट तो देख लिए अपन ने, इंट्रोवर्ट खत्म। इसके बाद में चालू होता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं वो अभी अपन देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड। जनरली क्या होते हैं कि जो सॉलिड जो होते हैं ये हमेशा दो टाइप के होते हैं। एक है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड, चलिए इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में। सबसे पहला, दे आर रेगुलर इन शेप। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये हमेशा रेगुलर इन शेप में रहता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होता है ये रेगुलर शेप में नहीं होता, ये हमेशा इर्रेगुलर इन शेप में होता है। इसीलिए दे आर रेगुलर इन शेप, ये हमेशा रेगुलर शेप में होता है। और अमॉर्फस हमेशा दे आर इर्रेगुलर इन शेप। चलो इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि ये रेगुलर इन शेप कैसे होता है। मान लो कि मैं एक कंपाउंड लेता हूं, कोई भी ले लेता हूं, जैसे NaCl। जैसे मैं इस NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करूंगा तो एक Na बनेगा और एक Cl बनेगा। अब इसमें जो आयंस आएगा, इसमें आएगा कैटोन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसमें आएगा एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसका एक पैटर्न बनाऊं, पैटर्न इस तरह से बनाऊंगा, जैसे मैं लेता हूं पहले प्लस, तो प्लस के बाद में क्या आना चाहिए माइनस, फिर माइनस के बाद में प्लस, फिर प्लस के बाद में माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस। देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है। यहां पर अगर मैं माइनस लूंगा तो माइनस के बाद में क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, फिर आना चाहिए माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। समझ में आ रहा पैटर्न। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे अगर माइनस लेता हूं तो ये प्लस, ये फिर माइनस, फिर ये प्लस, फिर माइनस और ये प्लस। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। ये जो पैटर्न आप देख रहे हो कि प्लस के बाद में माइनस, फिर माइनस के बाद में प्लस, तो ये जो पैटर्न बनता है इस पैटर्न को बोलते हैं रेगुलर शेप।
है ना। ये एक रेगुलर शेप में होता है, मतलब प्लस के बाद में हमेशा माइनस आएगा तो माइनस के बाद में हमेशा प्लस आएगा, एक रेगुलर शेप में होता है। लेकिन एमॉर्फस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे एग्जांपल पे अगर अपन वहां पे प्लस लिए तो प्लस के बाद में माइनस आना चाहिए और माइनस के बाद में प्लस आना चाहिए, पर यहाँ पे माइनस ना आके फिर माइनस आ जाएगा। फिर सपोज कोई प्लस आ जाएगा, फिर ये प्लस फिर माइनस, है ना, फिर ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस प्लस माइनस। देखो जबकि यहाँ पे प्लस है या माइनस है तो माइनस के बाद में प्लस आना चाहिए था, पर यहाँ पर नहीं आता। मतलब ये जो पैटर्न जो बन रहा है ये रेगुलर शेप में नहीं है, ये इरेगुलर इन शेप में। आई थिंक पहला पॉइंट तो है क्लियर हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये हमेशा रेगुलर इन शेप में होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो है ये हमेशा इरेगुलर इन शेप में होता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है इसके बोलते हैं ट्रू सॉलिड। दे हैव ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा कैसा रहता है, ट्रू सॉलिड, जबकि एमॉर्फस सॉलिड दे हैव स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रहता है ये रहता है ट्रू सॉलिड, जबकि एमॉर्फस सॉलिड रहता है स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। आपने ग्लास देखे ना, ग्लास में अगर अपने वाटर भर के रखे उसको 2-3 साल तक के अगर अपने उस पानी को अगर नहीं निकाले तो होगा क्या कि ऊपर से उस ग्लास के जो ऊपर की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे थिकनेस कम होती जाएगी और जो एकदम बॉटम साइड की जो थिकनेस है उस विड्थ जो है वो अचानक से बढ़ने लग जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है ग्लास की। तो क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत जल्दी इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना। पहले शेप उसका अलग था, फिर जैसे जैसे वो पानी जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आता है तो नीचे से ग्लास का जो विड्थ है वो थोड़ी बड़ी होते जाती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। तो सेकेंड पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये ट्रू सॉलिड होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड होता है ना। आई थिंक सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और एमॉर्फस सॉलिड में दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मान लो कि मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, मान लो कि ये जो मार्कर जो आपको दिख रहा है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से बना हुआ है। सपोज करो कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से बना हुआ है। अगर मेरे को इसको मेल्ट करना है तो इस मेल्ट करने के लिए मेरे को पर्टिकुलर एक टेम्परेचर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक टेम्परेचर मान लो कि ये 120 डिग्री इसको मेल्ट करने के लिए लग रहा है, तो ये 120 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा, है ना। जबकि इसके साथ में ऐसा नहीं होता कि मान लो कि मैं प्लास्टिक लेता हूं और इस प्लास्टिक को सबसे पहले क्या होगा कि पहले के धीरे धीरे मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद में फिर वो लिक्विड स्टेट में बदलेगा, है ना। मतलब ये जो काम है ये रेंज पे काम करता है, टेम्परेचर की रेंज में हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये वेरी करता है। इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है शार्प नहीं होता और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये हमेशा शार्प होता है। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात कि ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, एकदम शार्प रहता है। मतलब इसके लिए फिक्स टेम्परेचर लगेगा। अगर इस चीज को अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसको अगर मेल्ट करना है तो फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जो है वो फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, उसकी एक रेंज में होगी। पहले मतलब धीरे धीरे कोई दूसरे स्टेट में जाएगा, फिर किसी और स्टेट में जाएगा, मतलब वो वेरिएबल होते रहता है ना। फिर चौथा है दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर।
दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। देखो 4 पॉइंट है हमारे पास कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट रहेंगी अगर वो मेजर डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करेगा। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। जैसे मैं समझाता हूँ, यही एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। जैसे मैं एक पर्टिकुलर एक एरो दे रहा हूँ, ये एरो, अगर आप ये एरो देख पा रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। लेकिन इसके अलावा अगर मैं दूसरे डायरेक्शन में जाता हूं, मान लो कि मैं ये वाले डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ये जैसे मैं ये वाले डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो चेंज हो गई, पहले माइनस फिर प्लस। मतलब जैसे जैसे मैं डायरेक्शन चेंज करते जा रहा वैसे वैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं अपन एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। मतलब एन आइसोट्रोपिक एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे आप डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करोगे वैसे वैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंजेस होते जाएगी। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के केस में ये आइसोट्रोपिक इन नेचर रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आई थिंक ये चौथा पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट, दे हैव long in range, they have short range or long range structure, short range structure। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये लॉन्ग रेंज में, मतलब ये जो पैटर्न है आप जितनी चाहो उतना लंबा कर सकते हो। मतलब जितना ब्रॉड करना चाहते हो इस स्ट्रक्चर को उतना लंबा स्ट्रक्चर आप कर पाओगे। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा शॉर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप रहता है वो इरेगुलर है, इसीलिए ये शॉर्ट रेंज में काम करता है। जबकि हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये हमेशा लॉन्ग रेंज में काम करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली क्या क्या है, आइस हो सकता है, एग्जाम्पल आइस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है एज अ NaCl, है ना। फिर हो सकता है मटेरियल में सोडियम हो सकता है, सोडियम, गोल्ड, कॉपर हो सकता है, और डायमंड भी हो सकता है, डायमंड, ग्रेफाइट हो सकता है, सिरेमिट्स हो सकता है, सिरेमिट्स ETC। इतने सारे एग्जाम्पल है इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन से आइस, सॉल्ट, सोडियम, गोल्ड, कॉपर, डायमंड, ग्रेफाइट, सिरेमिट्स, ये सब एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, है ना। और इसके जो एग्जाम्पल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, इसके एग्जाम्पल है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, तार, एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल वगैरह जो है बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल में कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुछ आपको एग्जाम्पल दे दिए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करो बोलेगा कि कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल के आते वो 2 से 3 टाइप के आ सकते हैं। पहले तो ये पूछ सकता है कि डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या, उसकी प्रॉपर्टीज बताओ। तो आपको इसके बारे में सारी चीजें लिख लेना है ना। एमॉर्फस के बारे में अगर पूछा तो आपको इतना सारा लिखना है। और जैसे इनके बीच में डिफरेंस बोल रहा है या कंपेयर अगर करो बोलता है कि कंपेयर
क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाले जो पूरे पॉइंट है क्लियर करना है। अगर पेपर में 2 मार्क के लिए अगर आता है तो आपको 4 पॉइंट लिखना है, लेकिन अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ से सारे जो पॉइंट है वो अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि हम सिर्फ बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे, हम एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें JEE नीट वगैरह में भी सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड खत्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखते हैं अपन इनके बीच में कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। Similarities or dissimilarity in the crystal structure of different solid is described as isomorphism and polymorphism। मतलब डिफरेंट सॉलिड में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब डिफरेंट सॉलिड के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उनके बीच में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी को जो डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब किसके बेस में करेंगे अपन, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो कि डिफरेंट सॉलिड के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो उनके बीच में सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज को जो डिस्क्राइब करता है वो होते हैं आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इसका जो वर्ड देख रहे हो आप, आइसो का मतलब होता है सेम, है ना। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। और दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग, एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा जो होता है उसको अपन बोलते हैं पॉली। और आइसो का मतलब होता है सेम। तो अभी अपन देख रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्या लिखा हुआ है, 2 or more substances having the same crystal structure। मतलब दो या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, ऐसे चीजों को अपन बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोले अपन ने, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, ऐसे प्रॉपर्टी को हम आइसोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। In these substances, the chemical composition has the same atomic ratio। और ये वाला जो सब्सटेंस है, मतलब आइसोमॉर्फिज्म एक सब्सटेंस में जो केमिकल कंपोजिशन का जो एटॉमिक रेशियो जो होता है, मतलब एटम का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम फ्लोराइड NaF, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। और सेकेंड एग्जांपल है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है ये आइसोमॉर्फस पेयर होते हैं, है ना। और इनका एटॉमिक रेशियो भी क्या होता है, अप्रोक्सीमेट सेम होता है। जैसे 1:1 का रेशियो और 1:1:3। ये कांस्टेंट एटम के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट का जो रेशियो है वो 1:1 और 1:1:3। ये कांस्टेंट एटम के हिसाब से ये एटॉमिक रेशियो जो है वो सेम होता है। समझ में बात है कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, कि भाई 2 or more substances having the same crystal structure, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम मतलब मान लो हाँ यहाँ पर बनाता हूँ। जैसे ये एक सब्सटेंस है, ये वाला एक सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है, ऐसा और ये ऐसा। आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहे हैं आपको। 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये एक सब्सटेंस हो गया। और मान लो दूसरा सब्सटेंस हो गया, ये ऐसा 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 ऐसा। अब देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर भी 6 पॉइंट्स, यहाँ पर भी 6 पॉइंट। वही तो बोल रहा है, यहाँ 2 और मोर, मैंने यहाँ पर 2 सब्सटेंसेस लिया, 2 से ज्यादा भी सब्सटेंसेस ले सकते। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा, है ना। ये हालांकि दिख रहे हैं डिफरेंट, लेकिन प्रॉपर्टीज के हिसाब से, आइसोमॉर्फिज्म के हिसाब से यहाँ पर भी 6 पॉइंट और यहाँ पर भी 6 पॉइंट है, इसलिए इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। ऐसे चीजों को अपन बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। चलो अब पढ़ते अपन पॉलीमॉर्फिज्म। क्या लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म में, अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 or more फॉर्म दैट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक सिंगल सब्सटेंस है, जबकि यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म जो था वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जिसका
क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि ये सिंगल सब्सटेंस है। ये क्या है, सिंगल सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जो है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो सिंगल सब्सटेंस है। क्या है, ये सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन जो एग्जिस्ट करता है वो कई सारे ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर अपन ने देखिए, जनरल एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे घर पे जैसे हमारी मम्मा वगैरह, मतलब एक जो लेडीज है, ये लेडीज घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है। मतलब अगर वो हाउस होल्ड है तो घर का भी काम करेगी, अगर वो ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो ऑफिस का भी काम करेगी, फिर बच्चों को भी संभालेंगे, फिर पति को भी संभालेंगे। मतलब सारी चीजें जो मल्टीपल काम कर पाते हैं, है ना। जो मल्टीपल चीजों में काम करना, वो एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म। इसलिए कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा सिंगल सब्सटेंसेस होता है जो दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, फिर लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फ्स ऑफ अ सब्सटेंस आर फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म जो सब्सटेंसेस हैं, ये डिफरेंट कंडीशंस में ये अलग अलग हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कैल्साइट और आर्गोनाइट। ये जो कैल्साइट और आर्गोनासाइट जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही दो फॉर्म होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के ही दो फॉर्म होते हैं। कौन से कैल्साइट और एरेगोनाइट। इसके अलावा जो सिलिका होता है, सिलिका के तीन फॉर्म होते हैं। पहला होता है अल्फा क्वार्ट्ज, दूसरा होता है बीटा क्वार्ट्ज और तीसरा होता है क्रिस्टोबैलिट। तो ये जो अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबैलिट जो है, ये 3 सेवरल फॉर्म होते हैं सिलिका के। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबैलिट जो है, इसके डायग्राम देखो, ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना। फिर पॉलीमॉर्फिज्म अकरिंग इन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। मतलब जिस एलिमेंट्स में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, ऐसे एलिमेंट्स को हम एलोट्रॉपी के नाम से जानते हैं। क्या बोले अपन ने कि भाई जिन एलिमेंट्स में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है उससे अपन एलोट्रॉपी के नाम से जानते हैं ना। जैसे सिलिका के 3 एलोट्रॉपी, कौन से अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबैलिट, है ना। वैसे कैल्शियम कार्बोनेट के 2 फॉर्म, एक होता है कैल्साइट और एक होता है एर्गोनाइट। तो इस तरह से हमारा टॉपिक खत्म होता है कि आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। ये पूरी तरह से टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये वीडियो का लाभ सारे लोग ले सकें। थैंक यू सो मच।